एक और बताऊं, अब तक चन्नी को ये पता नहीं लगा भी चीफ मिनिस्टर की ताकत क्या होती है, लेकिन उसने अपनी ताकत दिखा दी कि नहीं दिखा दी होम मिनिस्टर बना के, जबकि वो बहुत ग्राउंड वाला आदमी पार्षद से आ रहे हैं यहाँ तक। नहीं तो उसने समय के हिसाब से चलना पड़ा ना उसको। 3 महीने में काउंसिलर ने ठीक है, भोजन ने बनाया 3 महीने बाद कोर्ट कर दिया, ये कोर्ट कर दिया है कोर्ट करने का दिया चन्नी इतना 60 साल मोबाइल रेडी करके बैठे हो, कैमरा रेडी करके बैठे हैं। तो सर सबसे पहले तो इलाहाबाद का ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इन्होंने बहुत प्रयास किए चुनाव को टालने के लिए। चुनाव होना तो चाहिए था जब बंगाल के चुनाव हुए थे उस वक्त, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसे हालात थे ही नहीं। उस वक्त जब पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो सकता था, 5 स्टेटों का हो सकता था, तो हरियाणा का भी उपचुनाव साथ के साथ कराया जा सकता था। लेकिन इनको इस बात का एहसास था, पता था कि अगर चुनाव करा दिया तो फिर भाजपा और जेजेपी का जो कैंडिडेट आएगा, लोग उसकी जमानत भी नहीं बचने देंगे, और जमानत के साथ साथ हल्के के किसी गांव में भी इंटर नहीं करने देंगे। इनके प्रयास तो थे कि चुनाव किसी तरह से और टले, और पंजाब का जब चुनाव हो या अन्य यूपी का चुनाव हो, उसके साथ ये चुनाव कराया जाए। इस किस्म की मंशा मेरे सामने मुख्यमंत्री ने जाहिर करी थी कि चुनाव तो आगे हो सकता है। मैंने कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आखिर उसको कटना पड़ेगा। अब क्योंकि सब जगह हालात सामान्य थे और कहीं ना कहीं ये फैसला लेना था कि लोकसभा की 3 जो सीट थी उनको भरा जाए, उन तीनों सीटों की वजह से इनको ये चुनाव सारे कराने पड़े। हरियाणा में पीछे इनसे जब पूछा गया सरकार से कि भी आप अपने चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, सरकार की तरफ से एफिडेविट दो कि चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये एफिडेविट दिया कि हमारे यहां पे अभी भी कोरोना का प्रकोप है और हमारे यहां इस तरह के अभी हालात नहीं है कि जिससे चुनाव कराया जा सके। ये एफिडेविट तो दिया इलेक्शन कमीशन ने, और हाई कोर्ट के अंदर पंचायत के चुनाव को लेकर के इशू पेंडिंग था, और हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने उसी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने इलेक्शन कमीशन को तो ये कहा कि कोरोना की वजह से यह हालात हमारे यहां नहीं है इलेक्शन के, और हाई कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया इन्होंने जाकर के कि हमारे यहां पे हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हम पंचायत के चुनाव करा सकते हैं, तो आप हमें इसकी इजाजत दें। किस तरह से सरकार का दोगलापन था जो लोगों के सामने आया। अब जब चुनाव होगा तो सरकार की तरफ से कोई उम्मीदवार बनकर के आएगा, उसकी जमानत नहीं बचेगी, उसकी हर हालत में जमानत जब्त होगी, और इनको जब वोट मांगने जाएंगे तो विरोध को फेस करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा। मेरा जो क्षेत्र है, इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है, वो टोटल ग्रामीण है, और वहां सारे लोग खेती पे निर्भर करने वाले। मजदूर है तो खेती पे निर्भर करता है, किसान है तो खेती पे निर्भर करता है, और पहले दिन से ही वो लोग कृषि के ये 3 काले कानून बने थे उनके खिलाफ थे। और मैं विशेष रूप से, मैंने जब अपना रिजाइन किया था, मुझे जब किसान संगठनों की तरफ से
इस तरह के मैसेज थे कि कोई पहल करे इस चीज की। तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गया, लोगों से पूछा कि तुम इन 3 काले कानूनों के पक्ष में हो, खिलाफ हो। हर गांव के अंदर बड़ी संख्या में महिलाएं आई, नौजवान बच्चे आए, बड़े बुजुर्ग आए। उन्होंने खूब खुलकर के ये कहा कि हम नहीं चाहते कि ये कृषि के 3 काले कानून रहे, ये खत्म होने चाहिए। तो मैंने कहा भी सरकार पे दबाव बनाने के लिए, इसके लिए मैं पहल करना चाहता हूं। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, और चौधरी देवीलाल जब किसान की कोई भी अनदेखी करता था, वो चाहे किसी भी पद पे होते थे, वो उस पद को छोड़ देते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चलूं, क्योंकि मैं उस पार्टी से विधायक हूं जिस पार्टी का पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया। और अगर आज मैं कोई इस तरह का फैसला नहीं लूंगा तो कल को लोग ये कहेंगे कि चौधरी देवीलाल की पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति आज किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने की बजाय कहीं अपना स्वार्थ देख रहा है। मुझे लोगों ने कहा कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ हैं। तो मैंने वही उनसे पूछ लिया था कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लोगों की तरफ से भी खुल के ये आवाज आई थी कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने हल्के के एक व्यक्ति से पूछ करके रिजाइन किया था, और मेरे रिजाइन करने का आंदोलन पे असर पड़ा। उस वक्त इस किस्म के हालात पैदा हो गए थे कि जेजेपी के, बीजेपी के भी बहुत से लोग जो ग्रामीण अंचल से जीत करके आए थे, उन पर इस बात का दबाव बढ़ना शुरू हो गया था कि आप भी इस्तीफा दो। अगर उस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे देते तो आज उपचुनाव नहीं, आज मध्यवर्ती चुनाव होता है। क्योंकि अगर 31-32 एमएलए इकट्ठे इस्तीफा दे तो फिर जो उन दिनों में विचलित हुए विधायक थे बीजेपी के, जेजेपी के, वो भी दबाव में आ जाते और वो भी इस्तीफा देते रही, सरकार चली जाती। ये सरकार बचती नहीं। इस सरकार को बचाने वाला, ऑक्सीजन देने वाली तो कांग्रेस पार्टी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिसने नो कॉन्फिडेंस मूव करके उन विधायकों का डर निकाल दिया जिनको ये डर था कि जो इस दबाव में आए हुए थे, जो इस्तीफा देना चाहते थे, उनका डर निकल गया कि अब तो 6 महीने इसको ऑक्सीजन मिल गई, 6 महीने सरकार नहीं जाएगी, तो तुम क्यों जल्दी कर रहे हो। लेकिन अब कांग्रेस भी जब वहां जाएगी उन लोगों के बीच में वोट मांगने, तो उनको भी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ेगा कि अब आप किस मुंह से यहां वोट मांगने आए हो। जब अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था तब तुमने भी अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश क्यों नहीं करी। अगर तुम पेशकश करते तो आज ये सरकार सत्ता में नहीं होती, आज मध्यवर्ती चुनाव होता और किसानों की हितैषी सरकार इस प्रदेश में बन जाती। इस चुनाव से प्रदेश के बहुत समीकरण बदलेंगे। जैसा मैंने आपसे 25 सितंबर की रैली के लिए कहा था कि सम्मान दिवस समारोह में ऐसे ऐसे लोग आएंगे चौधरी देवीलाल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैंने जो कहा था वो हुआ वहां पे। अब इस चुनाव की डेट तय होगी, इसके नामांकन पत्र भरने दो, इसके विड्रॉल होने दो, फिर आप देखना किस तरह से भगदड़ मचती है सरकार में। फिर ऐसे हालात बनेंगे कि आप अपनी कलम से लिखोगे और कहोगे कि अब सरकार जाने के कगार पे आकर के खड़ी होगी।
जहां इस चुनाव में इस तरह के हालात होंगे, वहीं पे कुछ लोग इस इलेक्शन के ऊपर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको खुल करके कहना चाहूंगा कि वो स्वयं इस चुनाव में आए, स्वयं इस चुनाव को लड़ें, ताकि इलाहाबाद के लोग उनकी भी तसल्ली करा दें, उनके भी कोई गलतफहमी ना रहे। जहां इलाहाबाद के चुनाव के लिए आपसे चर्चा करी, वहीं आपके माध्यम से प्रदेश के उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, और वहीं उन लोगों को भी एक सबक देने आए थे, उन लोगों को भी साफ संदेश देने आए थे जिन्होंने हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे। उनको यह संदेश दे दिया कि तुम मिट्टी हो जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है फिर शिखर पे आकर के खड़ी हो जाएगी। और 25 तारीख को लाखों की संख्या में आकर के उन्होंने ये दोबारा मोहर लगा दी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ठीक है कि आज विधानसभा में उसके सदस्य नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों पे आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज है। ये संदेश पूर्ण रूप से 25 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की जनता ने लोगों को दे दिया। वहीं आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से पार्टी के एक कार्यकर्ता का, जिनको मैंने खुल करके 25 सितंबर को यह कहा था कि 27 तारीख का भारत बंद जो है, जो किसान कर रहे हैं, किसान मोर्चा का जो मैसेज है, आपने उसमें हिस्सा लेना है और आपने उस बंद को पूर्ण रूप से सफल बनाना है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जहां जहां पे भी था, जहां जहां बंद का आयोजन था, उसमें बड़ी संख्या में पहुंचा और उसने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई। उसके लिए उन सबका भी आभार व्यक्त करता। इस उपचुनाव के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का एक बयान आया कि ये चुनाव जो है इनेलो के लिए एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी जेजेपी के लिए अवसर है। वो अवसर कैसा मानते हो, चुनौती कैसी, आप क्या? चुनौती तो लोगों की है। ये चुनाव जो है इस बात का होगा कि मतदाता इन 3 कृषि के काले कानूनों को हिमायत करता है या उनकी मुखालफत करता है। वो इनको इस बात पे मोहर लगा देगा खुल करके कि कृषि के 3 काले कानून जो बनाए ये गलत है या ठीक है। इस बात पे ही चुनाव होना है। जो चुनौती कहते हैं, मैं उनको तो निमंत्रण दूंगा कि आप आओ और आकर के इन लोगों को समझाओ कि तुम्हारे बनाए हुए कानून जो सही है। ये चुनाव मेरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं, ये चुनाव किसी और पार्टी का भी नहीं। ये चुनाव तो कृषि कानून के हक और खिलाफ का है, क्योंकि इस्तीफा मैंने इस बात पे दिया था कि कानून गलत बने। अब वो लोग जो मतदाता हैं वो मेरी बात को सही साबित करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं या किसी और के पक्ष में वोट डालते हैं, फैसला वो करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जो उम्मीदवार है वो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन का होगा, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के ही समर्थित उम्मीदवार को उतारा था। तो आप क्या कहेंगे कि जो इलाहाबाद में जेजेपी का उम्मीदवार आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आपकी मुखालफत की राजनीति जेजेपी कर रही है। उनके अध्यक्ष चुनाव हार गए थे मंत्री रहते हुए। अब उनके लिए अच्छा मौका है, उपचुनाव हो रहा है, वो आकर के लड़े। उनको अपनी पार्टी की लोकप्रियता पे इतना ही घमंड है तो आए और चुनाव लड़े। कोई भी चुनाव लड़े थे उनमें से, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं आके लड़ रहे,
ये फैसला वहां की जनता करेगी। 25 सितंबर का आपने निमंत्रण दिया था, तो चौधरी बृजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, उनको उन्होंने स्वीकार किया, आप आए। अब आगे कोई निमंत्रण है क्या चुनाव में? मैं बिल्कुल उनको इस बात का निमंत्रण दूंगा कि अगर आप किसान के हितैषी हैं, आप चाहते हो कि कृषि के काले कानून गलत बने हैं, तो मैं उनको नहीं, मैं उन सब नेताओं को निमंत्रण दूंगा जो इन कानूनों के खिलाफ है। मैं उनसे कहूंगा कि अब आओ और आकर के खुल करके इस किसान की लड़ाई को लड़ने का काम करो। ये फैसला 3 तारीख को होगा। 3 तारीख को मैंने हल्के की मीटिंग बुलाई है और मुझे लगता है कि उस मीटिंग के अंदर हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उन लोगों पे हम छोड़ देंगे, वो फैसला करेंगे कि कौन चुनाव लड़े। जिसका नाम वो तय करेंगे, हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। इलाहाबाद की जनता फैसला करेगी, ना कि पार्टी के? इलाहाबाद की जनता ही फैसला करेगी, क्योंकि इलाहाबाद की जनता ने ही मेरे इस्तीफे का फैसला किया था और वही फैसला करेंगे कि कौन चुनाव लड़े। उपचुनाव के लिए क्या तीनों कृषि कानून के मुद्दे होंगे या और जो प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों में प्रदेश में कुछ चल रहा है? एक ही मुद्दा है, मैंने इस्तीफा इस बात पे दिया था ये कानून गलत बने हैं और इन्हीं मुद्दों के ऊपर इस चुनाव को लड़ेंगे, इसी को ही लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। के साथ किसी तरह का मर्जर या किसी तरह की बात की कोई संभावना है? किसके? बीजेपी किसके साथ? किसके साथ है? मुझे लगता है आपके पास सवाल खत्म हो गए।